हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब लगातार यूक्रेन को लेकर रशिया बयान दे रहा है। दोस्तों ऐसे में सबसे बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है। दोस्तों पुतिन के मिशन को डिकोड किया गया है, जिससे पता चला है कि यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से ही खत्म करना चाहता है रशिया। बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़ी खबर। दोस्तों बताएंगे किसने ये खुलासा किया और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर बाढ़ के कहर से बर्बाद हुआ पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग भारत से लगा रहा है अब मदद की गुहार। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर भारत का मुझसे बेहतर कोई मित्र नहीं, मेरे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं शानदार काम। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप की सारी बातें मोदी जी को लेकर दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर ऑफर देकर चौतरफा घिरे अखिलेश यादव, अब चाचा शिवपाल सिंह यादव ने साथ दिया है निशाना। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने भारत देश को नंबर 1 देश बनते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में अपना भारत देश आगे बढ़ रहा है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें सबसे बड़ी और दुखद खबर, जहां ब्रिटेन से आ रही खबर नहीं रही। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ 96 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। वे 96 वर्ष की थी। उनकी तबीयत बुधवार से खराब चल रही थी दोस्तों, जिसके बाद उन्हें डॉक्टरों की गहन निगरानी में रखा गया था। गुरुवार को उनके देहांत की घोषणा की गई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पूरे ब्रिटेन में राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है दोस्तों। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शोक जताया। ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है, महारानी एलिजाबेथ 2 को श्रद्धांजलि आप लोग जरूर दीजिएगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से। बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पुतिन का मिशन हुआ डिकोड, यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से खत्म करना चाहता है रूस। जी हाँ दोस्तों, अगर पिछले 24 घंटे के डेवलपमेंट को देखेंगे, नाटो चीफ का बयान सुनेंगे और पोलैंड के रक्षा मंत्री की बात को समझेंगे दोस्तों, तो ये बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि अब यूक्रेन वॉर का दायरा बढ़ने के सॉलिड संकेत सामने आने लगे हैं। जी हाँ, शुरुआत नाटो चीफ के उस बयान से करते हैं जिसने रूस के खौफ को, पुतिन के मिलिट्री ऑपरेशन को और दुनिया पर और हावी कर दिया है। नाटो चीफ ने साफ कह दिया है कि अब यूक्रेन वॉर क्रिटिकल फेज में आ चुकी है। जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि पश्चिमी देशों को रशिया की तरफ से खतरा है। सबसे बुरे हालात से बचने के लिए पश्चिमी देशों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर रूस का आक्रमण दूसरे देशों तक भी फैल जाएगा। अगर पुतिन को कामयाबी मिल गई तो रूस नाटो के सदस्य देश पर भी हमला कर सकता है। अगर रशिया रुक गया तो शांति होगी। अगर यूक्रेन झुक गया तो फिर उसका नामो निशान मिट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक बात इशारों में थी, लेकिन अब आमने सामने के टकराव का सीन बनता दिखाई देने लगा है दोस्तों। स्टोल्टेनबर्ग ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू ने पुतिन की मंशा को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने चिंता जाहिर करे हुए बताया है कि पुतिन यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से ही खत्म करना चाहते हैं और यूरोप के सिक्योरिटी ऑर्डर को नए सिरे से लिखना चाहते। इसका मतलब ये है कि वो वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बातें तो खुद पुतिन ने भी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के प्लेटफॉर्म से कह दी थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पुतिन के मिशन कोड को डिकोड किया गया दोस्तों, और इससे साफ जाहिर होता है कि यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से खत्म करना चाहता है रशिया दोस्तों। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें इसी से जुड़ी, जहां युद्ध के बीच पुतिन ने खुद 2 टूक जवाब दिया। कहा यूक्रेन में जारी रहेगी रशिया की सैन्य कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि जब तक रूसी सेना अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेगी तब तक वो पीछे नहीं हटेगी। मॉस्को अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहेगा। जी हाँ, पुतिन ने कहा कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। उन्होंने पश्चिमी देशों द्वारा रशिया पर लगाए गए प्रतिबंधों का भी मजाक उड़ाया। रशिया यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में लगभग 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। अब तक इस जंग में हजारों नागरिकों की मौतें हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान से नहीं संभल रहे F-16 लड़ाकू विमान, रख रखाव के लिए अमेरिका से मिला फंड। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को पलटते हुए पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े के रख रखाव के लिए 45 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है दोस्तों। पाकिस्तान को यह वित्तीय मदद इसलिए दी जा रही है ताकि वो वर्तमान और भविष्य में आतंकवाद रोधी खतरों से निपट सके। पिछले 4 सालों में इस्लामाबाद को दी जा रही है सबसे बड़ी सुरक्षा सहायता है। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन ने 2018 में आतंकवादी संगठनों, अफगान तालिबान तथा हक्कानी नेटवर्क पर कार्रवाई
कार्रवाई करने में नाकाम रहने पर उसे दी जाने वाली करीब $2 अरब की वित्तीय सहायता निलंबित कर दी थी। अमेरिकी संसद को दी एक अधिसूचना में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के रखरखाव के लिए संभावित विदेश सैन्य बिक्री को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। जी हाँ दोस्तों, इधर अमेरिका से मदद मिला है पाकिस्तान को दोस्तों, और उधर भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। आपको बता दें सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां बाढ़ के कहर से बर्बाद हुआ पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग, भारत से लगा रहा अब मदद की आस। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में मॉनसून की मूसलाधार बारिश के कारण कपास क्षेत्रों को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने संघीय सरकार से संपर्क किया है दोस्तों, ताकि बढ़ते निर्यात आदेशों को पूरा करने के लिए वाघा के माध्यम से भारत से कपास के आयात की अनुमति मिल सके। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक निर्यातकों का कहना है कि कपास की खेती का 25% हिस्सा खराब हो गया है और देश में कच्चे माल की कमी की आशंका है। सिंध और पंजाब में बाढ़ से कपास की खेती के नुकसान के मद्देनजर संघीय सरकार ने बुधवार को एक समिति बनाई है, जो बीज कंपनियों के साथ बातचीत करेगी और उन्हें स्थानीय बाजार में अत्याधुनिक कपास के बीज पेश करने की सुविधा प्रदान करेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और अनुसंधान मंत्रालय ने स्टेक होल्डर्स के साथ परामर्श करने और कपास खेती की उपज और क्षेत्र में वृद्धि के प्रस्तावों की समीक्षा करने के लिए बैठक के दौरान ये फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। पिछले हफ्ते वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भारत से सब्जियों के आयात की अनुमति देने के विचार का समर्थन किया था और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने राहत कार्यों के हिस्से के रूप में भारत से खाद्य पदार्थों के आयात के लिए पाकिस्तान से संपर्क किया था। हालांकि मंत्री ने कहा कि इस संबंध में फैसला गठबंधन सहयोगियों के साथ विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों उधर अमेरिका से मदद मिला है पाकिस्तान को, और इधर जिस प्रकार से टकटकी लगाकर दोस्तों पाकिस्तान भारत की ओर देख रहा है बाढ़ के कहर के वजह से दोस्तों, ऐसे में क्या भारत को मदद करनी चाहिए दोस्तों पाकिस्तान की या बिल्कुल नहीं? कमेंट में लिखकर अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर भारत ने मेडागास्कर को मानवीय सहायता के रूप में 5000 टन चावल सौंपा है। जी हां दोस्तों, भारत ने बुधवार को मानवीय सहायता के रूप में मेडागास्कर को 5000 मीट्रिक टन चावल सौंपा है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है दोस्तों। मेडागास्कर के इवो लोहा पैलेस में एक आधिकारिक समारोह में भारत के राजदूत अभय कुमार ने मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोलिना को चावल की खेप सौंपी है दोस्तों। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने एक ट्वीट में कहा कि भारत हमेशा हिंद महासागर के पड़ोसी मेडागास्कर के साथ खड़ा रहा है। सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत के लिए हम अपने सागर विजन के तहत काम करना जारी रखेंगे। पड़ोसी प्रथम मेडागास्कर में भारतीय राजदूत ने कहा है कि हिंद महासागर के दो पड़ोसियों ने प्राचीन सांस्कृतिक संबंध साझा किए हैं, जो मालागासी भाषा में 300 से अधिक संस्कृत शब्दों की उपस्थिति में स्पष्ट है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर स्पेन में पाकिस्तानी राजनयिक ने की शर्मनाक हरकत, सरकार को बुलाना पड़ा वापस। जी हाँ दोस्तों, स्पेन में पाकिस्तानी राजनयिक मिर्जा सलमान बेग पर महिला कर्मचारी के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है दोस्तों। इस मामले की आंतरिक जांच की जा रही है। जांच को लेकर कहा जा रहा है कि आगे कुछ ऐसे खुलासे हो सकते हैं जिससे पाकिस्तान को शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है। मिर्जा सलमान बेग को पहले ही उनके पद से हटाया जा चुका है। दरअसल इस महीने की शुरुआत में दूतावास में कार्यरत एक स्थानीय महिला कर्मचारी ने पाकिस्तान के राजनयिक मिर्जा सलमान बेग पर कार्यस्थल पर लगातार 3 महीनों तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद स्पेन की ओर से इस मामले में पाकिस्तानी दूतावास से जवाब मांगा गया था। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं पीड़िता ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए स्थानीय कोर्ट में भी आधिकारिक मुकदमा दर्ज कराया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में स्पेन में पाकिस्तानी राजनयिक ने दोस्तों ये हरकत करके दिखा दिया है और अपने देश पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है दोस्तों। इससे साफ झलकता है कि पाकिस्तान आज कैसा देश है, क्योंकि आप जब किसी अन्य देश में जाते हैं दोस्तों और वहां पर आप जैसी हरकत करते हैं उससे आपका देश रिप्रेजेंट होता है दोस्तों। और इस राजनयिक ने दिखा दिया है कि उनका पाकिस्तान कैसा है। ऐसे में दोस्तों क्या पाकिस्तान को इस मुद्दे पर शर्मिंदगी होगी दोस्तों, या फिर उन्हें इस पर भी गर्व होगा? आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां पर हाजी अली दरगाह में लगेगा दुनिया का सबसे ऊंचा पोल, जिस पर फहराएगा तिरंगा। पीएम मोदी जी को भेजा जाएगा निमंत्रण। जी हां, मुंबई की प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह पर दुनिया का सबसे ऊंचा झंडा का खंभा गाड़ने और उस पर तिरंगा
तिरंगा फहराने की योजना बन रही है। दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की खबर के मुताबिक दरगाह में फिलहाल मरम्मत का काम चल रहा है और पोल के उद्घाटन के लिए दरगाह की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निमंत्रण भेजा जाएगा। दरगाह के ट्रस्टी सोहेल खंडवानी ने कहा है कि खंबे को लेकर जल्द काम शुरू किया जाएगा। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर यूक्रेन और उसके 18 पड़ोसी देशों को यूएस से मिली बहुत बड़ी सैन्य मदद। रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई और भी ज्यादा तेज। जी हां दोस्तों, उधर पुतिन हार मानने को तैयार नहीं है दोस्तों, तो इधर यूक्रेन की मदद लगातार अमेरिका कर रहा है। बता दें अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को रशिया से खतरे वाले यूक्रेन और अन्य यूरोपीय देशों के लिए $2 बिलियन से अधिक की नई सैन्य सहायता की घोषणा की है। ब्लिंकन ने कहा है कि जो बाइडेन प्रशासन यूक्रेन और उसके 18 पड़ोसियों को दीर्घकालिक विदेशी सैन्य मदद के तहत $2 बिलियन देगा, जिसमें नाटो के सदस्य और क्षेत्रीय सुरक्षा भागीदार शामिल हैं, जो भविष्य में रूसी आक्रमण के लिए सबसे संभावित जोखिम क्षेत्र में हैं। ब्लिंकन यूक्रेन के लिए समर्थन दिखाने के लिए कीव की यात्रा भी करेंगे। जी हां दोस्तों, ये अकेले यूक्रेन के लिए भारी हथियारों, गोला बारूद और बख्तरबंद वाहनों के लिए दिए गए $675 मिलियन के पैकेज से अलग है, जिसकी घोषणा रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन ने गुरुवार को जर्मनी में एक सम्मेलन में की थी। जी हां दोस्तों, ऐसे में उधर रशिया दोस्तों पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो इधर यूक्रेन को समृद्ध बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि रशिया से हार ना जाए। ऐसे में ये युद्ध दोस्तों कोई भयंकर रूप ना ले, इसी बात का डर आस पड़ोस के देशों को लग रहा है। दोस्तों ऐसे में क्या भारत पर इसका असर पड़ेगा? दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा, और जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें जहां अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ, कहा बहुत शानदार काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत का मुझसे बेहतर मित्र कोई नहीं। जी हां दोस्तों, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए शानदार काम कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का मुझसे बेहतर दोस्त कोई और कभी नहीं रहा। एनडीटीवी के साथ एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ अपने संबंधों, हाल ही में मारे लागों की संपत्ति पर एफबीआई के छापे, राष्ट्रपति चुनाव और कैपिटल दंगों जैसे कई मुद्दों पर बात की। ट्रंप ने कहा कि मेरे भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, हम दोस्त रहे हैं और मुझे लगता है कि वो एक महान व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये आसान काम नहीं है, लंबे समय से हम एक दूसरे को जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में 2019 के आम चुनावों के बाद कम से कम 4 बार मोदी जी से मिलने वाले 76 वर्षीय रियल एस्टेट मुगल से राजनेता बने। ट्रंप ने कहा है कि आपके महान प्रधानमंत्री मोदी जी और मेरे दोस्त के नेतृत्व में भारत बहुत तरक्की कर रहा है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप व्हाइट हाउस में भारत के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में उभरे थे और रिश्ते को एक नए स्तर पर लेकर गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनकी दोस्ती अच्छी तरह से जानी जाती थी, जो दोनों नेताओं द्वारा 1 साल से भी कम समय में अमेरिका और भारत में रैलियां में लोगों को संबोधित करने के दौरान दिखती थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आज राष्ट्रपति पद पर ना होने के बावजूद भी दोस्तों उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को सबसे बेहतर दोस्त बताया है। ऐसे में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों का क्या आप समर्थन करेंगे दोस्तों, और मानते हैं कि जो बाइडेन से बेहतर दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ निभाई थी? मानते हैं कि नहीं दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बड़ा बम विस्फोट जिसमें 8 घायल। जी हां, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुए बम विस्फोट में कम से कम 8 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि घटना बुधवार रात क्वेटा के मेकोंगी रोड पर हुई, जब मोटरसाइकिल पर आए अज्ञात व्यक्ति ने एक दुकान पर हथगोला फेंक दिया। हमले में 8 लोग घायल हो गए। घायलों को सिविल अस्पताल लेकर जाया गया। पुलिस ने कहा है कि धमाके से दुकान के शीशे टूट गए। विस्फोट के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। अगली खबर की बात करें, जहां बड़बोले इमरान खान को नई मुसीबत ने घेरा। अब चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दोस्तों देश के चुनाव आयोग ने बुधवार को उन्हें चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रमुख इमरान ने चुनाव आयोग के कानूनों का उल्लंघन करके पेशावर में सार्वजनिक रैली को संबोधित किया, जहां 25 सितंबर को NA 31 निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव होना है। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि आपको शुक्रवार को जिला निगरानी अधिकारी के समक्ष अपना लिखित बयान व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत एजेंट के माध्यम से जमा करना होगा। वहीं इमरान ने ट्वीट करके कहा है कि आयातित सरकार ने मीडिया और
पत्रकारों का सेंसरशिप कर दिया है। सबसे बड़ी और देश की सर्वाधिक लोकप्रिय राजनीतिक पार्टी को ब्लैकआउट करने के लिए सभी मीडिया संस्थानों को भेजा गया संदेश अस्वीकार्य है। जी हां दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर पुतिन की धमकी पर अमेरिका का बड़ा पलटवार, कहा रूसी राष्ट्रपति ऊर्जा को हथियार बना रहे हैं। जी हां दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से दी गई धमकी पर अमेरिका ने पलटवार किया है। दोस्तों, अमेरिका ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने ऊर्जा के संसाधनों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे एक दिन पहले पुतिन ने धमकी दी थी कि अमेरिका तेल के दामों की सीमा निर्धारित करने के अपने कदम को अगर आगे बढ़ाता है तो वो पश्चिमी देशों को हर तरह का ऊर्जा निर्यात बंद कर देगा। जिसके जवाब में दोस्तों ये बात अमेरिका ने कही है कि रशिया जो है ऊर्जा को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। अगली खबर की बात करें, जहां पर श्रीलंका में पड़े हैं खाने के लाले, लेकिन कर दी 37 मंत्रियों की नियुक्ति, रिश्तेदार भी शामिल। जी हां दोस्तों, आर्थिक संकट के बावजूद श्रीलंका में गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया और महिंदा राजपक्षे के भतीजे सहित 37 कनिष्ठ मंत्रियों की नियुक्ति कर दी गई है, जिससे अब एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि 1948 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जो विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी के कारण उत्पन्न हुआ था। देश में 2.2 करोड़ लोग अभी भी आवश्यक वस्तुओं के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन कैबिनेट में इतने मंत्रियों को जगह मिलने से अब कई सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर सऊदी अरब से भीख मांग रहा है क्या अमेरिका, ट्रंप का जो बाइडेन पर सबसे बड़ा करारा वार। जी हां दोस्तों, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ तल्ख शब्दों में बहुत कड़ा निशाना साधा है। ट्रंप ने इस बयान में ऐसी बातें कही हैं जो अभी तक उन्होंने खुलकर नहीं कही थी। डोनाल्ड ट्रंप के इस हालिया और तीखे बयान का वीडियो देश की सियासी गलियों के साथ सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के ट्रंप के घर और अन्य ठिकानों पर पड़ रहे छापों के बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन पर यह ट्रंप का अब तक का सबसे करारा हमला बताया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वीडियो जारी करते हुए कहा कि एक देश के रूप में हम महापतन की ओर बढ़ रहे हैं और फेल हो रहे हैं। देश में इस समय महंगाई 40 साल रिकॉर्ड स्तर पर है। अमेरिका अब ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं रहा और हम सऊदी अरब और वेनेजुएला के सामने भीख मांग रहे हैं। हमने एक देश के रूप में अफगानिस्तान में आत्मसमर्पण कर दिया और 85 अरब डॉलर के अत्याधुनिक हथियार वहीं छोड़कर चले आए। अगली खबर की बात करें, जहां पर भारत को चीता देगा दक्षिण अफ्रीका, 70 साल बाद फिर गुलजार होंगे जंगल। जी हां, दक्षिण अफ्रीका अपने चीतों को भारत और मेम्बोजिक भेज रहा है। दोस्तों, ये उन क्षेत्रों में विशिष्ट चित्तीदार जानवरों को भेजने के उसके महत्वाकांक्षी प्रयासों का हिस्सा है जहां इनकी आबादी कम हो गई है। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के अभयारण्यों में पकड़े गए 4 चीतों को विमान के जरिए इस हफ्ते मोजाम्बिक भेजा गया। इससे पहले उन्हें करीब 1 महीने तक पृथकवास में रखा गया था। संरक्षणवादी अक्टूबर में 12 और चीतों को भारत भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, चीता को दुनिया में सबसे अधिक फुर्तीला स्तनधारी जानवर माना जाता है। मोजाम्बिक जाने वाले चीतों को बेहोश करने तथा पिंजड़े में डालने के बाद वन्य जीव पशु चिकित्सक एंडी फ्रेजियर ने कहा कि दूसरे स्थानों पर जाना इन पशुओं के लिए बहुत मुश्किल है। उन्होंने चीतों को बेहोश करने पर कहा, पिंजड़े में रहना चीतों के लिए बहुत तनावपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि बेहोश होने के कारण वे कहीं नहीं जा पाते। जी हां दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की बात करें, जहां पर चीनी नहीं भारतीय छात्र अमेरिका की फेवरेट, इस साल दिया सबसे अधिक वीजा, बहुत पीछे छूट गया चाइना। जी हां, अमेरिका ने इस साल पूरी दुनिया में सबसे अधिक वीजा भारतीय छात्रों को दिया है। अमेरिका जाकर पढ़ाई करने के लिए जरूरी US वीजा पाने वालों में भारतीय छात्रों ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। चीन अब US वीजा हासिल करने में दूसरे नंबर पर खिसक गया है। दोस्तों, साल 2022 में अमेरिका ने 82,000 भारतीय छात्रों को वीजा जारी किया है। ये संख्या अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में कहा है कि नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास और चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में वाणिज्य दूतावासों ने मई से अगस्त तक छात्र वीजा आवेदनों को प्राथमिकता दी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक से अधिक योग्य छात्र निर्धारित समय पर अपने अध्ययन के कार्यक्रमों में पहुंच सके। अगली खबर की बात करें, जहां यूपी में संगठन से 70% पदाधिकारियों को बाहर करेगी बीजेपी। जी हां, 6 मंत्रियों के भी इसमें नाम शामिल हैं। आपको बता दें, यूपी भाजपा में बहुत बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। संगठन में 70% पदाधिकारियों को बदलने की तैयारी चल रही है, जिसे 1.5 महीने में अमली जामा पहना दिया जाएगा। दोस्तों, ये बदलाव यूपी भाजपा को नया अध्यक्ष मिलने के बाद हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि बड़ी संख्या में नए चेहरे
चेहरों को जगह मिलेगी। कहा जा रहा है कि सबसे पहले उन चेहरों को बदला जाएगा जो सरकार और संगठन दोनों का हिस्सा है। लिस्ट में 6 मंत्रियों के नाम भी हैं दोस्तों। इस संबंध में भूपेंद्र सिंह और संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह ने कवायद भी शुरू कर दी है। सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल पर भाजपा लगातार काम कर रही है, जिसके केंद्र में 2024 के लोकसभा चुनाव को रखकर भाजपा बदलाव करने जा रही है। दोस्तों एक और खबर की बात करें, जहां इतिहास बना राजपथ कर्तव्य पथ से पीएम मोदी जी ने कहा आज हमारे पथ अपने प्रतीक अपने। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज उस ऐतिहासिक पल के साक्षी रहे जब राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गई है, ये हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। इसी के साथ उन्होंने इंडिया गेट के पीछे की बनी छतरी के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया। काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बनी नेताजी की यह प्रतिमा उस जगह लगी है जहां 23 जनवरी 2022 को उनकी होलोग्राम प्रतिमा लगाई गई थी। इस जगह पर 1939 में ब्रिटेन के महाराजा किंग जॉर्ज पंचम की एक मार्बल की मूर्ति लगाई गई थी। आजादी के बाद उसे इस जगह से हटा दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में राजपथ का नाम बदलकर जिस प्रकार से दोस्तों कर्तव्य पथ किया गया है, क्या आप इसका समर्थन करेंगे दोस्तों? लिखकर अवश्य बताइएगा। और आप लोग कमेंट में अगर समर्थन करते हैं तो कर्तव्य पथ भारी मात्रा में लिखिएगा। दोस्तों एक और खबर की बात करें, जहां पर कर्तव्य पथ को लेकर जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को घेरने की कोशिश की। दोस्तों उन पर तंज कसा है, आरएसएस को बताया ब्रिटिश का समर्थक। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया। इस दौरान औपचारिक रूप से राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि आज गुलामी की एक और पहचान मिट गई। दोस्तों उन्होंने इशारों में नेताजी सुभाष का जिक्र करके कांग्रेस पर भी निशाना साधा। अब कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दोस्तों आप सभी को बता दें, पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सीधी प्रधानमंत्री मोदी जी पर हमला किया और उन्हें सुपर प्रचारक बता दिया। जी हां दोस्तों, एक ट्वीट में रमेश ने कहा कि 1942 में आरएसएस भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहा था और ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहा था। आज सुपर प्रचारक बता रहे हैं कि उन्होंने औपनिवेशिक शासन को प्रतीक को मिटा दिया है। ऐसे में दोस्तों इन बातों को कहकर रमेश जी ने क्या जताने की कोशिश की है, दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा। और क्या जवाब देना चाहेंगे आप लोग जयराम रमेश जी को, जिन्होंने इस शुभ अवसर पर दोस्तों इस प्रकार की बातें कही है मोदी जी को लेकर। एक और खबर की बात करें, जहां पर ऑफर देकर चौतरफा घिरे अखिलेश यादव। अब चाचा शिवपाल सिंह ने सादा सीधा निशाना बता दे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के ऑफर वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। दोस्तों जी हां, सपा प्रमुख ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायक लेकर आते हैं तो हम उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए बाहर से समर्थन करेंगे। अब भतीजे के इस बयान पर प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने जमकर निशाना साधा है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि चाचा का नाम लेकर समाजवादी पार्टी ने कहा नहीं कि आप 100 विधायक लेकर आए। अगर चाचा का नाम लिए होते कि 100 विधायक चाचा ले जा रहे हैं तो उन्हीं से पूछिए। आप उन्होंने 100 विधायक की बात कही है, इसके अलावा जिन्होंने जवाब दिया है उन्हीं से पूछिए। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस ऑफर पर कहा कि अखिलेश यादव मुझसे घृणा करते हैं। विधानसभा में अखिलेश का प्यार मेरे प्रति सबने देखा है। अखिलेश यादव खुद डूबने वाले हैं, वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे। समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी हो गई है। जिस तरह से पानी से निकलने के बाद मछली तड़पती है, उसी तरह अखिलेश यादव सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी करारा जवाब चाचा की ओर से भी मिला है दोस्तों और केशव प्रसाद मौर्य जी की ओर से भी मिला है। ऐसे में अब जनता क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, आप लोग कमेंट में अखिलेश यादव को लेकर और इस ऑफर को लेकर क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां पर टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 101 रन से हराया। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2022 के अपने आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 101 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने विराट कोहली के 1020 दिनों के बाद बनाए गए शतक की बदौलत 2 विकेट खोकर 212 रन बनाए थे। जवाब में अफगानिस्तान की टीम महज 111 रन ही बना पाई। अफगानिस्तान की ओर से इब्राहिम जादरान ने 59 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 64 रन बनाए। इससे पहले अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया था। मैच में रोहित शर्मा के अलावा हार्दिक पांड्या भी नहीं खेल रहे, उनकी जगह केएल राहुल टॉस के लिए आए थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में विराट कोहली जी को दोस्तों शतक बनाने के लिए कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी।
अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबरों में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।